स्टूडेंट पर लाठीचार्ज, टीचर पर लाठीचार्ज, पार्लियामेंट में उठाया सवाल। आज मेरे साथ वो शख्सियत हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज 02। सर, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से नमस्कार। आपको भी बहुत धन्यवाद। मैं सर का परिचय करवा देता हूँ। समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। नए लोगों की, जवान यंग लोगों की आपने दिल में एक जगह बनाई। आपका जो वीडियो था, जो आपने सवाल उठाए, लाखों व्यूअर ने आपको देखा, नई जगह बनाई। आपने क्या सोचा और कैसे इस मुद्दा उठाया? देखिए, सबसे नौजवान सांसद होने के नाते मुझे लगा ये मेरा कर्तव्य और दायित्व है कि मैं अपने यंग लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाऊं। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जहां यंग लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनके लिए काम होना चाहिए। कभी हमको एज जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट में उनके मुद्दों की आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी कभी भी। खुद सरकार को हमारे नौजवानों के लिए, हमारे छात्रों के लिए काम करना चाहिए था और बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई फ्यूचर है, कोई भविष्य है इस देश का, तो वो छात्र हैं। और मुझे लगता है कि हालांकि जो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इनके 11 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से हमारे छात्र, हमारे नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं, आज उनको सुसाइड करने तक कितनी नौबत आ गई है कि इतना मानसिक प्रेशर हो गया है कि कमाई नहीं है, पूरी सारी कमाई उनकी पढ़ाई में लग गई। और जब खुद कमाने की उम्र आई तो जो एग्ज़ाम पेपर से लेकर के जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सड़क से लेकर के उनके एग्ज़ाम हॉल तक, उसकी आवाज़ मैंने सोचा कि आवश्यक उनको उठानी चाहिए और वो मैंने उठाने का काम किया। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? क्या आप जवानों के लिए, किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, टीचरों के लिए पार्लियामेंट में सरकार से आपने क्या जवाब मांगा? सरकार ने आपको क्या दिया? देखिए, सरकार ने हमको कुछ दिया नहीं, सरकार ने कोई जवाब तो दिया नहीं। हमने सवाल जो भी पूछे और हमारी कुछ मांगे थी, अगर मैं खास करके एसएससी और यूपीएससी की बात करूं और छात्रों की बात करूं, उनकी जो आवाज़ मैंने हाल ही में उठाई है। आज के जो हमारा स्थिति हो गई है भारत की, आपने जवानों की, किसानों की, छात्रों की, सबकी बात की। सब त्रस्त हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सब लाकर अपना व्यू पॉइंट मेरे सामने रखते हैं, अपने पेपर मेरे को देते हैं, उनकी जो मांगे उठानी चाहिए। मेरे पास बहुत सीमित समय था, हालांकि मैं सबकी आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ, सबकी आवाज़ मेरे को उठानी भी है, लेकिन जितना समय सीमा थी मेरे पास, मैंने सोचा कि क्योंकि चंद मील दूर ही पार्लियामेंट परिसर के हमने देखा कि एसएससी के स्टूडेंट और टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था पिछले साल, इस साल पिछले सेशन में। और उससे पहले कई सालों से यूपीएससी के भी हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रामलीला मैदान से लेकर हर जगह। उनकी जो मांगे थी, उनकी जो शिकायतें थी, उनको मैंने उठाने का काम किया। चाहे एग्ज़ाम सेंटर से लेकर के जो उनके साथ अनावश्यक मुझे लगता है कि चीज़ें हुई हैं। एग्ज़ाम सेंटर मीलों दूर कर दिए गए, एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे तो सर्वर नहीं चल रहा है। अब आप बताइए, कोई अपनी पूरे ज़िंदगी भर की मेहनत लगा करके, पैसा लगा करके, अपने घर परिवार का सब कुछ दांव पे लगा करके पढ़ाई करता है, लिखाई करता है और रात रात मेहनत करता है। उनकी गलती ना होने के कारण, सरकार की गलती होने की वजह से, अननेसेसरी चीज़ों की होने की वजह से उनसे वो उनकी उम्मीद छीन ली जाती है, तो वो कहाँ के रह जाएंगे। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि एडिक्विटी करके एक कंपनी है जिसको ये टेंडर मिला, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसको सरकार ने वीटो करके उसको एक टेंडर दिया एसएससी एग्ज़ाम की प्रक्रिया कराने का। वो ऐसी कंपनी को क्यों सरकार ने टेंडर दिया जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी? उन्होंने एक ऐसी कंपनी को क्यों टेंडर दिया जो लोगों के और नौजवानों से के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुली है? सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं मिला, अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी जब तक मुझे ये जवाब नहीं मिलेगा और हमारे छात्रों को जवाब नहीं मिलेगा, मैं ये आवाज़ उठाता रहूँगा। सर ने बहुत बड़ी बात करी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं लगातार पार्लियामेंट में मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। सर, अगला सवाल मेरा है 2027 में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए की बात करते हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हैं, तो आप 2027 में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के क्या मुद्दे लेके चलोगे या पीडीए के साथ जो? देखिए, मुझे लगता है मुद्दे सारे हैं, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं, सब लोगों को जोड़कर चलना है। पीडीए की बात इसलिए हमने की क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी किसी के साथ हो रही है और सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ केस किसी के साथ हो रहे हैं, तो वो पीडीए के लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। एक नई न्याय प्रणाली आ गई है उत्तर प्रदेश में, जब आप अगर
पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक आदिवासी समाज के होते हैं और आप अब थाने जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, तो जब तक आपके घर पहुंचते हैं वापस, आपके खिलाफ भी एफआईआर हो जाती है। आपके घर को गिराने के लिए एक तहरीर आ जाती है, उस पर काम चालू हो जाता है। ये हमने इलाहाबाद की करचना घटना में भी देखा, रायबरेली की भी घटना में देखा, हमारे प्रतापगढ़ की भी घटना में देखा। आज तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया, चाहे रेप की घटना हो पीडिया समाज की बेटी के खिलाफ, चाहे जिंदा जला देने की घटना हो, चाहे उनसे अनावश्यक काम कराने के मजबूरन उसको जिंदा पकड़ पकड़ के पीट कर मार देने की घटना हो, सिर्फ एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का होने के नाते आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, उल्टा उनके घरों पे प्रहार किया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे चुनाव लड़ने का, हमारे लोगों से जुड़ने का। उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर के बात की, हमारे स्टूडेंट्स को लेकर के बात की, हमारे किसानों के मुद्दे जो इतने साल से आ रहे हैं, इतने बड़ा प्रदर्शन हो गया, आज तक एमएसपी की मांग नहीं सरकार ने स्वीकार की है। आज तक जो किसान यूनियन की प्रमुख मांगे थी उसको सरकार ने नहीं लागू किया है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को नहीं लागू किया है। ऐसे बहुत प्रमुख मांगे हैं जो अभी तक सरकार ने 11 साल में नहीं किया है। इसके लिए हमने अलग अलग आंदोलन देखे, किसानों का आंदोलन देखा, नौजवानों का आंदोलन देखा, हमारे जजेस ने भी आंदोलन किया, वकीलों ने भी आंदोलन किया। तो मुझे लगता है आज देश में अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन जब तक इकट्ठा होकर के पूरा देश देश हित के लिए आंदोलन नहीं करेगा तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सर, अपनी एज वाले जो यंग जवान लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, उनके लिए उनका क्या कदम रहेगा आगे की रणनीति में? देखिए, एक जनप्रतिनिधि और एक ऐसे पोस्ट में बैठने के बाद और इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में बैठने के बाद, जहाँ पे मुझे अब एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ पे मैं लोगों की आवाज़ उठा सकता हूँ, उनके मुद्दे उठा सकता हूँ, तो वो मुझसे मिलने आते हैं, वो अपनी मांगे मुझे रखते हैं। तो मैं अपने कर्तव्य और दायित्व में बिल्कुल खड़ा उतरूँगा। जब जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा मैं उनके लिए मांगे रखता रहूँगा, उनकी बात उठाता रहूँगा, उनके मुद्दों को उठाता रहूँगा। मैं आपके थ्रू उनको बस मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लड़ते रहिए, अपने हक और हितों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि अगर आज सबसे ज़्यादा किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो नौजवानों के साथ हो रहा है। किसी के भविष्य के साथ खेला जा रहा है तो वो नौजवानों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आप ये देखिए कि इतने नए नए नौजवान आज अगर सुसाइड करने के लिए एकदम उस स्थिति में आ गए हैं कि उनके पास एक पैसा नहीं है कमाने के लिए, सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग में चली गई हैं। कहाँ पहले नौकरियों में 50,000, 52,000, 55,000 मिलता था, आज सारी आउटसोर्सिंग नौकरियों में 10 से 12,000 की ज़िंदगी हो गई है। तो आप हमारे ज़िले में देख लीजिए, जो भी कई नया कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलता है या फिर कोई नई चीज़ आती है, सब आउटसोर्सिंग में चली गई है। कोई ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई नौकरी क्यों करना चाहेगा? क्या प्राइवेटाइजेशन ही इस देश का भविष्य है? क्या जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है हमारी सरकारी नौकरी और हमारे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, थिंक टैंक कहे जाते हैं, क्या हमारे बच्चों की वहाँ पे जगह नहीं है? हमारे नौजवानों के लिए वहाँ पे जगह नहीं है? तो सरकार को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर वो नौजवानों के साथ नहीं खड़ी है तो उनको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। किसी ऐसे ही सरकार को आना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्तित्व को आना चाहिए जो नौजवानों की सोचे। जब नौजवानों की सोची जाएगी तो इस देश के भविष्य की सोची जाएगी। सर, ज़्यादा जो मेरे जो दर्शक थे, जवान थे, उन लोगों का एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अग्निवीर योजना, जो ज़्यादा मेरे पास मैसेज आए थे अग्निवीर योजना के आए थे कि ये अग्निवीर योजना ख़त्म होगी, जैसे पहले आर्मी की भर्ती थी ऐसी सेम भर्ती है। तो इस बारे में आप मुद्दा पार्लियामेंट उठाओगे जवानों के लिए कि ये अग्निवीर योजना कैसे हट सकती है? देखिए, हमने और मुझे लगता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार में इसके बारे में सवाल उठाया था और बहुत से हमारे सांसदों ने, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के सांसदों में इसने सबसे पहले सेशन में मुझे याद है इस योजना के विरोध में सवाल उठाया था और सरकार से सवाल पूछा था। सरकार से एक जवाब आया था कि अग्निवीर योजना में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है, 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी। लेकिन उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं बोला कि उस अग्निवीर योजना के डिटेल क्या हैं, क्यों लोग, आप एक योजना हमारे नौजवानों के लिए लेकर के आए हैं और जो नौजवान उस योजना के तहत एम्प्लॉयड होने वाले हैं वो खुद उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कौन सी तानाशाही है कि आप किसी योजना को थोपना चाह रहे हैं अपने लोगों पे? योजना तो एक वो होती है जो लोगों के लाभ के लिए होती है, लोग उसको स्वीकार करते हैं। ये मैंने पहली बार देखा है हमारे या फिर विश्व की किसी डेमोक्रेसी में कोई सरकार अपनी पॉलिसी थोपती है लोगों पे। जो भी पॉलिसी लेकर के आती है, जिसके लाभ के लिए लेकर आती है, वो उस लाभ को लेने से इनकार कर देता है, वो उस पॉलिसी के विरुद्ध बोलता है, लेकिन फिर भी वो पॉलिसी थोपी जाती है लोगों पे।
तो ये कोई स्वतंत्र देश की सरकार तो है नहीं, ये कोई लोकतंत्र की सरकार तो है नहीं, ये तानाशाह की सरकार है जो थोपने का काम कर रही है, लोगों की बातें सुनने के बजाय अपनी थिंकिंग चला करके अपनी पॉलिसी, ताकि इनका कंट्रोल रहे, ये सारी बॉडीज़ पे इनके ऑटोनॉमी रहे और कोई भी इनके विरुद्ध कुछ ना बोल पाए। मुझे लगता है इस नीति पे काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।